नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहआचार्य राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में गोपाल कृष्ण गोखले के शिक्षा संबंधी विचारों तथा गोपाल कृष्ण गोखले का क्या योगदान रहा भारतीय राजनीतिक चिंतन में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले लेते हैं गोखले के शिक्षा संबंधी विचार। गोपाल कृष्ण गोखले मूलतः एक शिक्षक थे। वे भारत में ब्रिटिश संपर्क के इस योगदान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे कि उसने पश्चिमी उदारवादी शिक्षा का द्वार भारत के लिए खोल दिया। वे इस तथ्य से अवगत थे कि जब तक भारतीय जनता में शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं किया जाता, तब तक राजनीतिक जागृति, सामाजिक विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता आदि लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव था। भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार को गोखले ज्वलंत आवश्यकता मानते थे और उसे राष्ट्रीय संकल्प का रूप देना चाहते थे। स्वयं गोखले ने एक मामूली से वेतन पर दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की 20 वर्ष तक सेवा करके भारत में शिक्षा के प्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। गोखले की शिक्षा की धारणा अत्यंत व्यापक थी। वे शिक्षा की परिधि में प्रशासन की तकनीकों, जन स्वास्थ्य और स्वच्छता के सिद्धांतों, उन्नत तकनीकी में दक्षता, सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समता के मूल सिद्धांतों, आंदोलन के लोकतांत्रिक तरीकों तथा इन सब को अर्जित कर पाने के लिए मूलभूत समता के रूप में पठन पाठन और लेखन को शिक्षा की परिधि में सम्मिलित करते थे। वह शिक्षा के संबंध में पहला बिंदु है अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा। गोखले प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया जाना आवश्यक मानते थे। वे इसके लिए राज्य से अपेक्षा करते थे कि वह भारत के ग्राम ग्राम में शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने पहले बजट भाषण में उन्होंने भारत में शिक्षा की अविकसित स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि यह एक दुखद तथ्य है कि हमारे प्रत्येक 10 में से 9 बच्चे अज्ञान और अंधकार में बड़े हो रहे हैं। हमारे प्रत्येक 5 गांवों में से 4 ग्राम ऐसे हैं जिनमें कोई विद्यालय नहीं है। पिछले अनेक वर्षों से शिक्षा पर किया जाने वाला हमारा व्यय नगण्य रहा। इसके विपरीत इंग्लैंड में स्कूल जाने की आयु वाले प्रत्येक बालक के लिए स्कूल जाना अनिवार्य है तथा शिक्षा का सरकारी व्यय पिछले 15 वर्षों में लगभग 3 गुना तक बढ़ गया है। देश में प्राथमिक शिक्षा के लिए समुचित साधन उपलब्ध कराए जाने के लिए गोखले ने यह सुझाव दिया कि शिक्षा को प्रांतीय विषय की अपेक्षा केंद्रीय विषय मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि वित्तीय साधन अत्यंत सीमित होने के कारण प्रांत शिक्षा पर समुचित व्यय नहीं कर पाते। लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने भाषणों में उन्होंने निरंतर भारत और अन्य देशों में शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय के तुलनात्मक आंकड़े देकर यह सिद्ध किया कि ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार के दायित्व की गंभीर उपेक्षा हो रही है। गोखले ने सरकार से लगातार यह मांग की कि प्राथमिक शिक्षा को देश में निःशुल्क बनाए जाने के लिए अविलंब प्रयत्न किए जाएं और फिर धीरे धीरे शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाए। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बालकों और बालिकाओं के मध्य भेदभाव को उचित नहीं माना और स्त्री शिक्षा के महत्व का भी प्रतिपादन किया। गोखले इस तथ्य से अवगत थे कि शिक्षा के प्रसार का लक्ष्य केवल सरकारी प्रयत्नों पर निर्भर रहते हुए अर्जित नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक प्रयत्नों को बहुत महत्व प्रदान किया। उन्होंने यह सुझाव दिया कि औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगपतियों पर यह दायित्व डाला जाना चाहिए कि उस क्षेत्र में निवास करने वाले बालकों की शिक्षा के लिए विद्यालय को संचालित करें।
अनिवार्य शिक्षा के व्यवहारिक पक्षों पर ध्यान देते हुए गोखले ने सुझाव दिया कि प्रारंभ में केवल बालकों की शिक्षा अनिवार्य की जा सकती है और फिर धीरे धीरे बालिकाओं को भी अनिवार्य शिक्षा की परिधि में लाया जा सकता। उन्होंने अनिवार्य शिक्षा की अवधि को 6 से 10 वर्ष की आयु तक के 4 वर्ष के लिए सीमित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि अनिवार्य शिक्षा के लिए जाने वाले व्यय का राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा 3/4 और 1/4 के अनुपात में वहन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि गृह विभाग के अधीन शिक्षा के लिए एक स्वतंत्र सचिव की नियुक्ति की जानी चाहिए तथा बाद में वायसराय की परिषद में शिक्षा का स्वतंत्र प्रभार रखने वाले एक सदस्य को सम्मिलित किया जाना चाहिए। अगला बिंदु है तकनीकी शिक्षा। गोखले भारत में तकनीकी शिक्षा के प्रसार को बहुत महत्व देते थे। उनकी मान्यता थी कि तकनीकी शिक्षा के प्रसार के द्वारा ही भारत में औद्योगिक व आर्थिक विकास के लिए आवश्यक दक्षता हो सकेगी। उन्होंने भारत में तकनीकी शिक्षा के प्रसार के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग के गठन की मांग की। गोखले की धारणा थी कि सरकारी बजट में अधिशेष की राशि को तकनीकी शिक्षा के प्रसार पर व्यय किया जा सकता है। उन्होंने सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रयोग और शिक्षण के लिए 20 लाख रुपए का अनुदान दिए जाने को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया, किंतु इस राशि को नितांत अपर्याप्त बताते हुए कृषि, अभियांत्रिकी व अन्य तकनीकी क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रचुर धन उपलब्ध कराने की मांग की। गोखले भारत में उच्च शिक्षा के प्रसार को अत्यंत आवश्यक मानते थे। उनकी धारणा थी कि उच्च शिक्षा के व्यापक अवसर प्राप्त करके ही भारतीय युवक उदारवादी परंपराओं से परिचित होंगे तथा अपने अधिकारों और दायित्वों के विषय में जागरूक बनेंगे। गोखले विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के महान समर्थक थे। उन्होंने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को सीमित करने और उनमें सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ाने के लिए प्रत्येक सरकारी प्रयास का दृढ़तापूर्वक विरोध किया। उन्होंने लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित करवाए गए इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 का बम्बई विश्वविद्यालय की सीनेट के सदस्य के रूप में तथा सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इसका विरोध किया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि गोखले भारत में शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार को राष्ट्र निर्माण के प्रयत्नों की अनिवार्य पूर्व शर्त मानते थे। उनका दृढ़ मत था कि शिक्षा नागरिकों को न केवल दक्ष बनाती है अपितु उनमें चेतना और चारित्रिक गुणों का विकास कर उन्हें व्यक्तित्व के विकास के अवसर सुलभ कराती है। वे भारत में विद्यमान अज्ञानता के अंधकार को यथाशीघ्र दूर करना चाहते थे और इस पवित्र कार्य में वे सरकारी प्रयत्नों और स्वैच्छिक संस्थाओं दोनों से सहायता प्राप्त करना चाहते थे। गोखले पश्चिमी शिक्षा पद्धति के महान समर्थक थे तथा वे उसी के अनुरूप भारत में प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं को समुचित संख्या में पूरे देश के कोने कोने में स्थापित किया जाना उचित मानते थे। ये थे गोखले के शिक्षा संबंधी विचार। अब हम चर्चा करेंगे कि गोखले का भारतीय राजनीतिक चिंतन में योगदान। उसमें पहला बिंदु है महान उदारवादी। गोखले को भारत में उदारवाद का प्रवर्तक माना जाता। उनके उदारवाद का मर्म उनके इस आग्रह में व्यक्त हुआ है कि भारत में उदार जीवन मूल्य अपनाए जाने चाहिए। सरकार की नीतियों के प्रति असंतोष और रोष की अभिव्यक्ति संवैधानिक साधनों से की जानी चाहिए तथा सरकार को भी देश का शासन, विधि के शासन की मान्य परंपराओं के अनुरूप तथा जनता के कल्याण को सर्वोपरि रूप मानकर करना चाहिए।
उदारवाद गोखले के लिए केवल राजनीतिक कार्यशैली का विषय नहीं था, अपितु उनके जीवन की मूल आस्था थी। पूना की दक्कन सभा की स्थापना के उद्देश्य पत्र में उनकी उदारवादी आस्था के आयाम भली भांति स्पष्ट हुए। उदारवाद की भावना में जाति और संप्रदाय के पूरा ग्रह से मुक्ति, तब मानव मात्र के प्रति अडिग समर्पण और अंतर्व्याप्त है। यह शासक को उस निष्ठा के प्रति आश्वस्त करता है जो कि उसे विधि का परिवर्तन करने के लिए प्राप्त होनी चाहिए। वहीं शासित के लिए समता और विधि के समान संरक्षण को सुरक्षित करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि असंभव अथवा अत्यंत दूरगामी आदर्शों के लिए आकांक्षा करने की अपेक्षा हमारे लिए संभव समस्त प्रयत्नों को, समझौतों को और औचित्य की भावना के अनुरूप संपन्न करते हुए स्वाभाविक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक दिन एक कदम आगे बढ़ाए। राजनीतिक गतिविधियों का महत्व उनके द्वारा प्राप्त किए गए विशिष्ट परिणामों से नहीं, अपितु राजनीतिक शिक्षा की उस प्रक्रिया में निहित है जो कि भारतीय विश्व में रुचि जागृत करने अथवा नागरिकों के आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के द्वारा सुनिश्चित होती है। निश्चित रूप से यह एक धीमी प्रक्रिया है, किंतु नए अभ्यासों का विकास तभी वास्तविक होता है जबकि वो क्रमिक हो। दूसरा बिंदु है ब्रिटिश शासन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण। गोखले एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत और ब्रिटेन के सौहार्दपूर्ण संबंधों की आवश्यकता प्रतिपादित की। उन्होंने अपने युग की इस आवश्यकता को भली भांति समझा कि ब्रिटिश सहयोग को सुनिश्चित करके भारत में संवैधानिक संस्थाओं और राजनीतिक व आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया जा सकता था, ताकि भारत की जनता इन सुधारों के मार्ग पर चलते चलते अत्यंत स्वशासन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अगला बिंदु जनता के आर्थिक हितों का संरक्षण। गोखले राजनीतिक आंदोलन को ऐसा स्वरूप प्रदान करना चाहते थे जिनमें दूरगामी दृष्टि से स्वशासन के लिए मार्ग तो तैयार हो ही, किंतु जनता के तात्कालिक आर्थिक हितों की अपेक्षा भी नहीं हो। उन्होंने अर्थशास्त्र के गहरे ज्ञान और भारत की आर्थिक दशा के ठोस अध्ययन के आधार पर ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों को जन कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करने का निरंतर आग्रह किया। उन्होंने ब्रिटिश कर प्रणाली के जन विरोधी चरित्र की घोर आलोचना की तथा निरंतर इस बात की मांग की कि राजस्व का अधिकांश भाग कल्याणकारी कार्यों पर व्यय किया जाना चाहिए। अगला राष्ट्रवाद। गोखले महान राष्ट्रवादी थे, किंतु उनका राष्ट्रवाद अतीत के प्रति भावुक समर्पण मात्र पर आधारित नहीं था। वे आत्मनिर्भर, आत्मसम्मानपूर्ण ऐसे भारत की कल्पना करते थे जिसमें कि राष्ट्रीयता, जाति, नस्ल और संप्रदाय के सारे भेदभावों का निराकरण करके भ्रातृत्व की भावना का संचार करे। उनकी राष्ट्रीयता में संकीर्णता और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं था। वे सामुदायिक सहयोग, सांप्रदायिक सद्भाव और आर्थिक आत्मनिर्भरता को भारतीय राष्ट्रीयता के सुदृढ़ आधार बिंदु बनाना चाहते थे। अगला बिंदु शिक्षा के प्रसार के प्रति आग्रह। गोखले ने भारत में शिक्षा के प्रसार के प्रति चेतना जागृत करने और उसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गोखले ने इस आवश्यकता को भली भांति अनुभव किया कि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के द्वारा ही लोगों में चारित्रिक क्षमताओं का विकास किया जा सकता है तथा उन्हें सार्वजनिक कार्यों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सकता है। तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार के द्वारा उन्होंने एक उन्नत और विकसित भारत का सपना देखा। अगला राजनीति का आध्यात्मिकरण।
गोखले राजनीति में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के महान समर्थक थे। उन्होंने राजनीति में साधनों के पवित्रता के विचार को प्रतिष्ठा प्रदान की। उनके इस विचार से प्रेरित होकर ही गांधी जी उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना के माध्यम से इस दिशा में संस्थागत प्रयत्न किए। वे ऐसे समर्पित लोगों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक मानते थे जो देश सेवा की उत्कट भावना से प्रेरित होकर एक धार्मिक कृत्य के रूप में जन सेवा के कार्य में पूरी तरह जुट जाए। अगला, विकेंद्रीकरण का आग्रह। गोखले ने भारत में नौकरशाही के हाथों में शक्तियों के विकेंद्रीकरण की घोर आलोचना की। तब भारत में हर स्तर पर प्रशासन और आर्थिक विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को गंभीरता से व्यक्त किया। यह गोखले की राजनीतिक दूरदृष्टि का ही प्रमाण है कि उन्होंने उस समय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की जो रूपरेखा प्रस्तुत की, वह आज भी भारत में पंचायत राज संस्थाओं के वैचारिक आधार के रूप में प्रासंगिक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और चिंतन को गोखले का योगदान अविस्मरणीय है। यद्यपि उनके अनेक विरोधी और आलोचक उनकी राजनीतिक शैली से सहमत नहीं थे और उन्हें दुर्बल हृदय उदारवादी तक कहा जाता था, किंतु उनके विचारों के निरपेक्ष मूल्यांकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश शासन के प्रति समर्थन की उनकी नीति में दुर्बलता नहीं, अपितु उनका राजनीतिक यथार्थवाद और देश की जनता के हितों को सर्वोपरि महत्व देने की उनकी प्रवृत्ति उदारवादी थी। धन्यवाद।